केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को विकसित राष्ट्र की आधारशिला बताया। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को महज थोथी घोषणाओं का पुलिंदा बताया। वहीं राज्य सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया वो महज चुनावी बजट है। नवभारत समाचार जोधपुर राजस्थान से संजय असोपा की रिपोर्ट। और बजट के माध्यम से आगे आने वाले एक साल का अपना रोड मैप वो देश के जनता के सामने प्रदर्शित करती है। आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बजट की महत्व अलग दृष्टिकोण से होता है कि वो आय और आय व्यय के बीच में गैप, घाटे के पूर्ति के लिए सरकार का विजन और किस दिशा में सरकार देश को ले जाना चाहती है, प्रदेश को ले जाना चाहती है, उस दिशा को खोजने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बजट को नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराने, विकास और रोजगार के सृजन को और अधिक मजबूती प्रदान करना और भारत की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना, इन तीन पिलर्स पे, तीन वर्टिकल पे इस बजट को गढ़ा गया। हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी आपदा के सामने से होकर के विश्व गुजरा है। उसके दर्द को हम सब ने साथ मिलकर के साझा किया है। लेकिन दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में कोविड का जिस साहस के साथ में और जिस दूरदृष्टिपूर्ण सोच के साथ में सामना किया, आज दुनिया की एकमात्र इकोनॉमी है जिसमें प्री कोविड बेंचमार्क जितने भी थे, चाहे किसी भी पैरामीटर पर हम देखें, निर्यात की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से या टैक्स कलेक्शन की दृष्टि से, किसी भी जो है आर्थिक गतिविधियों को मापने के तीन पैमाने हो सकते हैं। उन तीनों दृष्टिकोण से दुनिया में एकमात्र बड़ी इकोनॉमी भारत की है जिसने रिकवर करके नए बेंचमार्क जो हैं पोस्ट कोविड वापस क्रिएट किए। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल आर्थिक प्रबंधन का परिणाम। जब किसी भी समय अर्थव्यवस्था में संकट आता है या अर्थव्यवस्था में गतिरोध आता है, रुकावट आती है, कमजोरी आती है, तो सरकार को निवेश करना होता है। पिछले सालों की तरह ही इस बार भी सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जाने वाले निवेश, जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, उसको और अधिक बढ़ा करके आज़ाद भारत में पहली बार डबल डिजिट में परिवर्तित किया है। जहाँ पिछली बार लगभग 7 लाख करोड़ से कुछ कम था, उससे पिछले साल 5 लाख करोड़ था। इस बार सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, ऐसा कमिटमेंट देश के सामने प्रदर्शित किया। नेशनल हाइड्रोजन मिशन को 19,700 करोड़ रुपए के माध्यम से प्रारंभ करने की घोषणा इस बजट में की गई। हम सब जानते हैं कि भारत की खुद की बनाई हुई स्वदेशी टेक्नोलॉजी से 5G हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया। 5G आने के बाद में वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। आप सबने भी नोटिस किया होगा, जब आपने 5G चालू किया होगा तो बहुत सारे ऐप्स को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। आने वाले समय में 5G आने के बाद में हम सब लोगों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं करते। उनको लेकर के जिस तरह से आने जो है तकनीकी से दक्ष लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे सेंटर्स बना करके 100 लैब्स ऐसी विकसित की जाएंगी सरकार के सहयोग से, जिसमें इस तरह की इस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले ऐप्स, गेम्स और अलग मॉड्यूल्स को डेवलप किया जा सके। रेल का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक रेलवे में कैपेक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए 2,40,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा उसके माध्यम से की है। प्रधानमंत्री जी का सपना और उनका संकल्प कि देश के हर गरीब को घर मिलना चाहिए। हमने 3 करोड़ 79 लाख हाउसेज अभी तक बनाए हैं या बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसको और अधिक गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी की गई।
देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, इस संकल्प के साथ में मोदी जी की सरकार काम कर रही है और उसका प्रभाव आज हमें धरातल पर दिखाई देने लगा। हर मेडिकल कॉलेज में साथ में नर्सिंग कॉलेज भी बने। 157 नए मेडिकल कॉलेजेस जो बनाए गए, उनके साथ में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का संकल्प भी इसी बजट में लिया गया। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जैसा हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना प्रारंभ की थी। इसके चलते आज 75 साल में देश में जहां 75 एयरपोर्ट बने थे, पिछले 9 साल में 75 नए एयरपोर्ट्स बने और आज हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या रेलवे के एसी क्लास में यात्रा करने वाले कुल लोगों की संख्या से ज़्यादा होगी। 50 नए ऐसे हेलीपैड और कनेक्टिविटी मॉडल्स एयरपोर्ट्स और बने। इसके लिए सरकार जो है काम करेगी और इन्हीं के साथ साथ ही इको टूरिज्म से जुड़े हुए क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके टूरिज्म सेक्टर में नए निवेश कर 10,000 करोड़ का नया निवेश करके हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें ताकि टूरिज्म को और अधिक बढ़ाया जा सके। आज़ाद भारत में 100 साल जब पूरा करेगा तब भारत विकसित होगा। उस विकास की दिशा के धरातल को क्रिएट करने वाला बजट, देश को एम्पावर करने वाला बजट और एम्पावरमेंट के आधार पर देश को आगे बढ़ाने वाला बजट देश की सरकार ने घोषित किया। 2 बजट पिछले 10 दिन में राजस्थान की जनता के समक्ष आए। पहले मैं केंद्र सरकार के बजट के बारे में आप सबके सामने चर्चा करना चाहता हूँ और उसके बाद में राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने कल जो बजट विधानसभा के पटल पर रखा उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। तो 2014 में जब सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तब से लेकर एक स्पष्ट लक्ष्य कि भारत को विकसित भारत ऐसा देश बनाना। उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट मार्ग, इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए 2014 से लेकर 2023 तक निरंतर हर एक बजट में एक तारतम्य और उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बजट दर बजट देश को आगे बढ़ाना। हम 2014 से लेकर के 2023 तक के बजटों की अगर तुलना, इसकी अगर एनालिसिस करें तो एक स्पष्ट श्रृंखला, एक सुस्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर चलने की दिखाई देती है। 2014 में जब देश की सरकार बनी तब देश में जो सामान्य मानवीय के जीवन में जिस तरह से मूलभूत आवश्यकताओं के विषयों को लेकर के कठिनाइयां और चुनौतियां थी, उनका समाधान किए बिना भारत को विकसित भारत बनाया जा सकने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 8 साल के कालखंड में निरंतर उस दिशा में प्रगति करते हुए आज भारत इस धरातल पर आकर के खड़ा हुआ। विकास के मार्ग में जो गड्ढे थे, उन गड्ढों को पूर करके, उनको भर करके आज़ादी के अमृत काल के प्रारंभ के वर्ष में जब पूरे देश का आह्वान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से ये कहा कि अब हम 2047 में जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तब तक हमें विकसित भारत से कमतर लक्ष्य मंजूर नहीं है और हम सबको मिलकर उस दिशा में आगे बढ़ना है। इस साल का बजट विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा देने वाला बजट। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 8 साल के कालखंड में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आर्थिक संतुलन बनाकर रखा गया, उसके चलते आज भारत में प्रति व्यक्ति आय दुगने से ज़्यादा होकर के 1,94,000 रुपये प्रति वर्ष हो गई है। ये 75 साल के आज़ादी के 75 साल पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट ईज ऑफ लिविंग, सामान्य मानवीय के जीवन को सुगमतर बनाने वाला ऐसा बजट आर्थिक विशेषज्ञों ने माना है।
भाग्य है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उस समय कि मुझे हंसना चाहिए या राजस्थान की दुर्दशा को देख करके मेरे आंखों में आंसू आना चाहिए। कि राजस्थान का मुखिया, जिसको राजस्थान का भविष्य की रूपरेखा रखने की जिम्मेदारी थी, उसे इतना भी भान नहीं था कि हम इस साल की भविष्य की रूपरेखा रख रहा हूँ या गत वर्ष की रख रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से बजट रखा गया और बजट के बाद में जिस तरह से स्टेटमेंट किया गया, ये बजट केवल चुनावी लॉलीपॉप के अतिरिक्त और कुछ नहीं। आर्थिक कुप्रबंधन के चलते जिस तरह से राजस्थान पिछले 4 बजट के माध्यम से 4.5 साल के लगभग कालखंड में जिस तरह से राजस्थान को आर्थिक गर्त में धकेला गया, 2020-21 में राजस्व घाटा राजस्थान को बजट एस्टीमेट में 12,378 करोड़ रुपए एस्टीमेट किया गया था। जो रिवाइज एस्टीमेट जब सरकार ने अंत में घोषित किया अगले साल का बजट, तब बढ़कर के 41,721 करोड़ रुपए हो गया। 29,000 करोड़ रुपए का घाटा उसे 1 साल में पड़ा। 21-22 में 23,750 करोड़ रुपए का घाटा हम रखेंगे। हालांकि उस बजट में भी उन्होंने कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि हम घाटा कम कैसे करेंगे। जो पिछले साल में 29,000 करोड़ था, उसको कैसे हम 23,000 करोड़ करेंगे। केवल आर्टिफिशियली रिसीप्ट्स को इन्फ्लेट किया गया कि हमारी इतनी प्राप्तियां होने वाली। आपको और मुझे सबको तनख्वाह मिलती है। हम अगर अपनी घर का बजट बनाते हुए कि तनख्वाह अब की बार जितनी हमको मिलती है उसकी 1.5 गुना दिखा करके घर में बजट बनाएंगे, घर का क्या हाल होगा ये हम सब अपने आप अगर नहीं कल्पना कर सकते, घर में जाकर के पत्नी से पूछेगा, वो समझा देंगे। 23,750 करोड़ रुपए का घाटा ऐसा अनुमान किया गया और अंततः घाटा 11,939 करोड़ रुपए बढ़कर के 35,680 करोड़ रुपए घाटा हुआ। 22-23 के साल में 23,488 फिर परंपरा का निर्वहन करते हुए, नहीं अब की बार हम अच्छा करेंगे, अच्छा का जो है राजस्व एकत्रित करेंगे, अब की बार हम जो है इस घाटे को 35,000 करोड़ से घटा करके 23,000 करोड़ पे लेके आएंगे। और पिछली बार 32,310 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, यानी 8,000 करोड़ रुपए का फिर एक बार राजस्थान को घाटा लगा। 23-24 के बजट में एक बार फिर वही परिपाटी अपनाते हुए इतनी सारी चुनावी रेवड़ियां बांट कर फिर उन्होंने कहा कि अब की बार हम अपने राजस्व को इस तरह से बढ़ाएंगे कि अब की हमारा घाटा पिछली बार से भी कम होकर के 24,895 करोड़ हो जाएगा। जो राजस्थान की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस बात पर टिप्पणी की है। आरबीआई ने जो नोट राजस्थान को लेकर के लिखा है, केंद्र सरकार का बजट, इसमें समाज के सभी वर्गों, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, सबके हिस्से उसमें साधा गया है। और गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा समर्पित रहे हैं और उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसकी पूरी भागीदारी समाज में और समाज के विकास में और राष्ट्र विकास में रहे, इसकी पूरी चिंता की है। राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा में जो आने वाले शस्त्र हैं, हथियार हैं, उसमें स्वदेशीकरण किया और उसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की है, उसके कारण ये कह सकते हैं कि राष्ट्र के हर पहलू को, हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने एक संतुलन बनाकर देश कैसे आगे बढ़े और देश कैसे स्वावलंबी हो और जनता में भी हर वर्ग को किस तरह से, चाहे मध्यम श्रेणी का वर्ग हो, उसको टैक्स, इनकम टैक्स का किस तरह से लाभ मिले। कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज़ादी के बाद ये बजट एक ऐतिहासिक बजट है तो देश की नई शुरुआत के लिए नई दिशा में ले जाने का एक प्रयास किया है। समावेशी विकास हो, अंतिम व्यक्ति तक किसी भी योजना का लाभ पहुंचे, जो माननीय मोदी जी का कमिटमेंट 2014 से निरंतर रहा है, बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को देखे हुए, बिना किसी धार्मिक मान्यता को देखे हुए,
बिना किसी भौगोलिक बाध्यता को देखे केवल और केवल एक लक्ष्य, जो कोई भी अधिकारी है उसे लाभ मिलना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ जितनी भी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं उनकी लास्ट माइल डिलीवरी को एक बार फिर सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निवेश करना, भारत की छुपी हुई क्षमताओं और भारतीयों की छुपी हुई क्षमताओं को उद्घाटित करना, भारत में ग्रीन ग्रोथ, जिस तरह से विश्व में क्लाइमेट चेंज के कारण से जो खतरे बढ़ रहे हैं और भारत ने पेरिस के बाद में जिस तरह से अपने कमिटमेंट को पूरी दुनिया के सामने रखा भी और उन्हें पूरा भी किया, उन्हें और आगे बढ़ाते हुए हाइड्रोजन इकोनॉमी को भारत में खड़ा करना, यूथ को एम्पावर करना और फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना, इन सब विषयों पर इस बजट को आधारित किया गया। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो बजट इस साल का दिया है, इस बजट ने आने वाले 25 साल में विकसित होने वाले विकसित भारत और आने वाले 50 साल तक के विकसित भारत की आधारशिला रखने का काम इसके माध्यम से किया है। सामान्यतया जब सरकारें अपना निवेश बढ़ाती है तो सरकार को आय का सृजन करने के लिए टैक्सेस को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार ने हम सब मध्यम वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करते हुए जो मांग पिछले इतने वर्षों से लंबित थी, उस मांग को पूरा करते हुए मध्यम वर्ग की हितों का संरक्षण कर इनकम टैक्स के दायरे को बढ़ाने का काम भी इसके माध्यम से कर 7 लाख रुपए तक किया है। मित्रों, यदि मैं कृषि के क्षेत्र की बात करूं, हम सब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन साथ ही साथ में हमारे देश में खाद्यान्न का ओवर प्रोडक्शन भी हम सब लोगों के लिए धीरे धीरे चुनौती बनता जा रहा है। गेहूं और चावल निश्चित रूप से हम निर्यात करते हैं, लेकिन उसके कारण से उसके उत्पादन में लगने वाले पानी के कारण से जल संकट भारत में जिस तरह से खड़े होने की आशंका दिखाई देती है, माननीय मोदी जी के व्यक्तिगत प्रयासों के चलते यूनाइटेड नेशंस ने इस साल को ईयर ऑफ मिलेट ऐसा घोषित किया कि किसानों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है, जब पूरी दुनिया में मोटे अनाज को खाने का प्रचलन बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए पूरी दुनिया एक साथ काम कर रही है। भारत के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है और इस बजट के माध्यम से मोटे अनाज को उत्पादन को और अधिक बढ़ाने और उसके भंडारण की क्षमताओं का सृजन करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी में निवेश और भंडारण के लिए हर पंचायत के स्तर पर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्ट, जो प्राथमिक हमारी समितियां होती हैं, वो सहकारी समिति के माध्यम से हर गांव में भंडारण की क्षमता बने, क्योंकि देश में ऐसा माना जाता है कि लगभग 85,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न भंडारण की उचित क्षमता न होने के कारण हर साल नष्ट होता था। किसान के परिश्रम से उगाया वो अन्न का एक भी दाना व्यर्थ न हो, वो देश की पूंजी बने, इस लक्ष्य के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में इसके निवेश की घोषणा की है। आदिवासियों के, अनुसूचित जाति के और पिछड़ी जातियों के हितों को साधने के लिए और इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दलित, पीड़ित और शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए माननीय मोदी जी का कमिटमेंट 2014 से निरंतर चला रहा है। उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जहां एक और एकलव्य विद्यालयों में 38,500 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की चर्चा की गई है, लेकिन इसके साथ साथ में उनके लिए रोजगार के अवसर और बने, इस दृष्टिकोण से भी बजट में प्रावधान किया गया। मछली पालन, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी संभावनाओं का क्षेत्र है, उसको सुदृढ़ करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा इस बजट के माध्यम से की गई। युवाओं को जो स्टार्टअप में सहयोग करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 से प्रारंभ की थी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा देश आज दुनिया का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम स्टार्टअप का बना है
और पिछले एक साल में हमारे यूनिकॉर्न्स में 3,47,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आया और देश में 108 माला के मोतियों के जैसे यूनिकॉर्न्स भारत में बने हैं। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बनाने वाला देश हमारा भारत बना है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में इस तरह से स्टार्टअप्स आए ताकि हम प्रोसेसिंग की कैपेसिटीज़ को देश में बढ़ा सकें। आज भी क्योंकि दुनिया में जिस तरह से प्रचलन बदल रहा है, खाद्यान्न की भोजन की पद्धतियां बदल रही, आज भारत में भी उसी तरह से उसका परिवर्तन हम सबको दिखाई देता है। आज रेडीमेड फूड जो है घरों में भी, हमारे सबके घरों में भी, मध्यम वर्ग के घरों में भी प्रवेश कर गया है। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग को दुनिया के मार्केट के लिए और भारत के मार्केट के लिए सुदृढ़ करने के लिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप्स को एक बार नए सिरे से स्ट्रेंथन करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें। इसका प्रावधान भी इस बजट में किया। की समीक्षा करने वाले विपक्षी पार्टी के लोगों ने कुछ विषयों को लेकर के शायद आलोचना की हो। उन्होंने शायद अपनी पॉलिटिकल प्रतिबद्धताओं के चलते हुए शायद बजट से इतर हट करके बजट के स्पीचेज में शायद किसी और विषय को लेकर के, किसी प्राइवेट कंपनी को लेकर के शायद कुछ उक्तियां फप्तियां कसने का प्रयास किया होगा। लेकिन किसी भी एक भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनालिस्ट ने ये बजट खराब है या इस बजट में कमी है, इसका कहीं कोई उल्लेख पूरे देश भर में नहीं किया है। सर्वदूर इस बजट का स्वागत है। दूसरी तरफ राजस्थान का कल बजट घोषित हुआ को लेकर के कि राजस्थान जिस तरह से भारत के पड़ोसी देश जिस दिशा में आगे बढ़े, श्रीलंका के जो हालात हुए, पाकिस्तान के जो हालात हुए, राजस्थान आर्थिक कुप्रबंधन के चलते उसी रास्ते पर जा रहे हैं। आज मैं एक छोटा सा आंकड़ा आप सबके सामने बजट के बारे में चर्चा करूं, उसके बाद में रखना चाहता हूं। जो राजस्थान में किसी भी राज्य में दो तरह से आय होती है। एक आय होती है कि राज्य की सरकार जो राज्य में लगने वाले टैक्सेस, अब स्टाम्प ड्यूटी से टैक्सेस लगते हैं, स्टेट एक्साइज से टैक्स आता है जो शराब पर लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल पर। देश में सर्वाधिक टैक्स राजस्थान में, देश में सर्वाधिक, एक बार फिर कह रहा हूँ, देश में सर्वाधिक टैक्स 31% प्लस वैट राजस्थान में। उससे टैक्स कलेक्शन होता है। सेल्स टैक्स से राजस्थान में स्टेट में जो भी स्टेट है उसमें कलेक्शन होता है। राजस्थान का कर राजस्व, राजस्थान की बजट आंकड़े की किताब में से निकाल करके मैं जो राजस्थान के बजट आंकड़े की किताब में बजट स्टडी 22-23 पेज नंबर 16 को उद्धृत कर, उसमें लिखा है कि 2020-21 में राजस्व का कुल राजस्थान का राजस्व का कलेक्शन जो है वो 77,029 करोड़ है। आज जिस तरह से घाटे दर घाटे के कारण से राजस्थान को कर्ज के बोझ में धकेला गया, जहाँ राजस्थान के प्रति व्यक्ति पर कर्ज जो है 23,000 रुपये था प्रत्येक व्यक्ति पर। आज पैदा होने वाले बच्चे तक का जो है 23,000 रुपये कर्जा 2018 के अंत में 2019 के प्रारंभ में था। आज वो बढ़ करके 53-54 हज़ार रुपये हो गया और आने वाले एक साल में बढ़ करके 70,000 रुपये को क्रॉस करने वाला है। राजस्थान का ग्रॉस जो है ऋण डेब्ट जो है वो 5,31,000 करोड़ रुपए होने वाले हैं। राजस्थान के राजस्व में कुल राजस्व, राजस्थान का राज्य का कर राजस्व, मैं देश की सरकार जो पैसा देती है उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केवल राज्य का पैसा, वो 77,000 करोड़ था। ब्याज जो राजस्थान को चुकाना पड़ता है, इस साल जितना कर्जा लेंगे इस घाटे की पूर्ति के लिए, अगर वो जोड़ूंगा तो 45,000 करोड़ ब्याज हो जाएगा। अभी मैं पिछले साल के आंकड़े के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 77,000 करोड़ रुपए से ब्याज की अदायगी, सरकार के कर्मचारियों के वेतन की अदायगी, पेंशन की अदायगी, ओपीएस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एनपीएस के को लेकर के बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा मेडिकल बिल्स की अदायगी। इन चार चीज़ों पर जो सरकार खर्च करती है, 77,000 राजस्व के अगेंस्ट में राजस्थान की सरकार पर इन चार विषयों का बोझ जो है 1,11,000 करोड़ रुपये। यानी राजस्थान सरकार पे खुद की आमदनी से 1 रुपया भी राजस्थान में डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करने के लिए नहीं था। 21-22 में 90,000 करोड़ की आमदनी के अगेंस्ट में 1,22,000 करोड़ रुपए, 135% खर्च का बोझ इन चार कंपोनेंट्स पर। 22-23 में 98,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू कलेक्शन के अगेंस्ट में 1,23,607 करोड़ रुपए का बोझ था। और 23-24 में इस साल का अनुमान जो है
1,14,000 करोड़ रुपए की ग्रॉस रेवेन्यू जो इन्होंने इन्फ्लेट करके बताई, क्योंकि पहले 3 के तो एक्चुअल फिगर है, अभी तो इन्होंने जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन करके जो फिगर बताया उसके बावजूद भी 1,29,000 करोड़ रुपए यानी 113% एक्सपेंडिचर हुए। लोगों को भ्रमित करने, लोगों को चुनावी लॉलीपॉप देने, चुनाव को जीतने के लिए बजट को एक राजनीतिक चारे के रूप में चारे के रूप में उपयोग करने का प्रयास मात्र है। बजट घोषित होने के साथ ही सामान्यतया कुछ लोग शायद बजट के लिए प्रतिक्रिया करते होंगे, जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते आलोचना करते होंगे, लेकिन बजट के बाद में नाखुश होकर के सीएससी के कर्मचारी टंकी पर चढ़ गए और उन्होंने टंकी पर चढ़ करके आमरण अनशन करने का घोषणा की। 8 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों वाले सारे संगठनों ने मिलकर सरकार को चेतावनी दी है कि आपने हमारे साथ धोखा किया है और हम पुनः आंदोलन प्रारंभ करने वाले हैं। बेरोजगार युवकों के ऊपर गले पर नमक छिड़कने का काम सरकार ने किया। जितनी परीक्षाएं हुई है, 16 परीक्षाओं के 18 में से 16 के पेपर लीक होने के बाद अब सरकार को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हम तकनीकी युक्त एक एसओजी में टीम बनाए। कम से कम उस तकनीकी का खुलासा तो करना चाहिए। कम से कम ये खुलासा तो कर देते कि बिना किसी अधिकारी की मिलीभगत के और बिना किसी कर्मचारी की मिलीभगत के, बिना किसी राजनीतिक नेता के मिलीभगत के तिजोरी में से निकल करके वो बस तक पेपर कैसे पहुंचता है, इस तकनीकी का कम से कम खुलासा तो कर देते कि एसओजी किस तकनीकी से इसको रोक लेगा। युवाओं के भविष्य को अंधकार में ही करने वाली सरकार ने एक भी नई नौकरी देंगे इसकी घोषणा इस बजट में नहीं की। पुरानी परीक्षाएं किस तरह से कराएंगे इसके बारे में उन्होंने कोई रोड मैप उसके सामने नहीं रखा। केवल और केवल परीक्षाओं को निःशुल्क कराएंगे, लेकिन परीक्षा तो निःशुल्क करा देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जो बच्चे 3-3 महीने, 6-6 महीने, 12 महीने शहर में रह करके कोचिंग क्लासेस में पढ़ करके परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपके नाकाबिलियत के चलते, आपके लोगों की मिलीभगत के चलते जो पेपर लीक होते हैं, उस लीक के कारण से उस बच्चे की जो उम्र का 1 साल खराब होता है, उसके परिजनों का जो पैसा खराब होता है, उसका जो परिश्रम जाया होता है, उसकी भरपाई कौन से निःशुल्क एग्जाम से होगी और उसके जीवन का जो 1 साल खराब होता है वो क्या आप लौटा पाएंगे। मुझे लगता है कि यदि मैं प्रश्न करने लगूंगा तो इस बजट के हर एक अंग और उपांग, हर पन्ने पर प्रश्न खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऐसा है, मुझे लगता है कि जो चर्चा के लायक भी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई विस्तार से चर्चा किए बिना अपनी बात को समाप्त करूँ। रुपया खर्च करती है या जो व्यक्ति जिसके घर में 100 रुपये कमाते हैं और 125 खर्च करते हैं, आप लोग बुजुर्ग कहते थे कि उसके घर का क्या हश्र होता है, ये मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज राजस्थान जो है आर्थिक आपातकाल की ओर जा रहा है और कोई वंडर नहीं है कि आने वाले समय में राजस्थान के कर्मचारियों को कई दिन तक तनख्वाह का भुगतान भी न हो सके। जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में बनी है, उसके चलते जिस तरह से सरकार ने केवल और केवल चुनाव जीतने के लक्ष्य को लेकर के घोषणाएं की, मैं उन सारी घोषणाओं में नहीं जाना चाहता। मैं एक घोषणावार टिप्पणी भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना आप सब कार्यकर्ता मित्रों से आग्रह करना चाहता हूँ और आप सब पत्रकार मित्रों से आग्रह करना चाहता हूँ। पिछले 4 साल, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सही विषय समाज के सामने लेकर के जाएं। पिछले 4 साल में जितनी बड़ी घोषणाएं राज्य की सरकार ने की है, उन घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं जो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के लागत की घोषणा थी वो धरातल पर उतरी है। एक बार इसकी निश्चित रूप से समीक्षा करनी चाहिए। बहुत बड़ी घोषणाएं इस बार की गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राज्य के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब के लिए जोधपुर सर्वाधिक महत्व का विषय होना भी चाहिए। स्वाभाविक रूप से उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनके शहर ने उनको 50 साल तक राजनीतिक पहचान दी है। जोधपुर लिफ्ट कैनाल परियोजना 2018 में जब सरकार में आए थे, तब उन्होंने पूरे बजट के भाषण में, जन घोषणा पत्र में, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसते हुए कि जोधपुर के साथ में दुर्भावनापूर्वक जो है 3rd फेज कैनाल को तत्कालीन सरकार ने मंजूरी नहीं दी। ये उन्होंने भाषण में कहा, उनके जन घोषणा पत्र में लिखा गया, आप रेफर कर सकते हैं। 2019 के पहले बजट की पहली घोषणा थी कि हम जोधपुर लिफ्ट कैनाल का 3rd फेज बनाएंगे। आखिरी बजट आ गया, आज तक भी गैसी फावड़ा भी एक भी चालू उसमें नहीं।
अगर जोधपुर की लिफ्ट कैनाल जो जोधपुर के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा था कि बहुत दुर्भावना से रोका गया था, उसको 5 साल में अगर धरातल पर नहीं उतारा जा सका तो किसी और बजट प्रोजेक्ट पूरा होगा जैसी आप कल्पना कर सकते। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत बड़ा दावा किया गया कि हम 13,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन करें। आप लोगों को याद होगा पिछले बजट में 9,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कल अपने बजट भाषण में, जब वो इस साल वाला बजट पढ़ रहे, पिछले साल वाला इस साल वाला जब पढ़ रहे थे, तब उन्होंने कहा कि उस पर अब तक 1258 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर मैंने सही सुना है तो या तो 1268 होंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा उनको समझने में तकलीफ होती है। 1258 था या 1268 था, लेकिन 1,000 करोड़ रुपए 2018 तक निवेश हो चुका है। मात्र 258 करोड़ रुपए पिछले 9,000 करोड़ में से खर्च हुआ, और उसी गति से काम करके पिछले साल वाले 9,000 और इस साल वाले 13,000 किस तरह से राजस्थान की जनता को आंकड़ों के मकड़जाल में घुमा करके मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जोधपुर की धरती जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की धरती और अकाउंटेंट्स की धरती पूरे दुनिया में जोधपुर पहचान रखता है, इन आंकड़ों के छलावे में जोधपुर के लोग नहीं है, जिसको बजट के साथ में लिंकेज करने की आवश्यकता नहीं है। देश में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गिव इट अप करने की बात की थी, गिव इट अप करने की बात की थी कि हमको सब्सिडी छोड़ना चाहिए। देश में 1 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी। इस देश में लाखों लोगों ने, सीनियर सिटीजन्स ने, लाखों लोगों ने कि मुझे आवश्यकता नहीं है ऐसा करके सब्सिडी को छोड़ दिया था। इसलिए अब मुझे लगता है कि वो चर्चा का विषय भी नहीं रहा है, लोगों ने खुद चाह करके उस सब्सिडी को छोड़ा। मैंने ऐसा नहीं है, जब गिव इट अप की बात की थी तब लाखों लोगों ने छोड़ दिया। नहीं, मैं गिव इट अप ट्रेन की सब्सिडी भी छोड़ी कि मुझे सब्सिडी की आवश्यकता। जब देश की सरकार ने ये घोषणा की कि आप अपने फॉर्म पे लिखें कि मुझे आवश्यकता है कि नहीं, अधिकांश लोग ये लिखने लगे कि अब आवश्यकता नहीं, समाप्त कर दिया उसको। ऐसा आपको मैं आंकड़े दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि कोविड में रोका ये नोशन गलत है। चलो उससे आगे और बात करते हैं। देखिए 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश, 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। 11,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है भारत सरकार पीने के पानी के लिए करेगी। 2 तो मैं ही गिना देता हूँ अपने आपको। इसके अलावा भी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का जो है वो सब अलग से गिना देंगे। विशेष पैकेज क्या होता है? देश की सरकार बजट में अलग अलग पैकेज थोड़ी करती है। रेलवे का चलिए, थैंक यू। देखिए ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि आप सही जानकारी का अभाव है। मैं आपको तय कर देता हूँ। मैं देश में देखिए मैं आपके एक विषय संज्ञान में लाना चाहता हूँ। देश में जब पीडीएस सिस्टम चालू हुआ था तब से लेकर के 5 किलो ही दिया था। कोरोना की आपदा के समय में एडिशनल 5 किलो प्लस 1 किलो दाल देने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। लेकिन इस बजट में जो गेहूं और चावल भारत की सरकार एफसीआई के माध्यम से 21 रुपये में लगभग पर प्रति किलो खरीदती है, 2000 से लेकर 2021 को 2200 रुपये के बीच में खरीदने के बाद वो उसका भंडारण करती है। भंडारण करके उसको जो है बोरियों में भर करके रखती है। फसल ड्राई अप होती है, थोड़ा वेट कम भी होता है, चीज़त भी होती है, कुछ खराब भी होती है। उसके बाद में राज्यों को गाड़ी में भर करके राज्य तक पहुंचाने का पैसा सरकार देती है। और राज्यों से कितने रुपये चार्ज करती है? 2 रुपये की। 25 रुपये 26 रुपये की लागत का गेहूँ 2 रुपये में देती थी। माननीय मोदी जी ने यह तय कर दिया कि वो 2 रुपये भी भारत की सरकार वहन करेगी और पूरा का पूरा 26 रुपया जो है वो देश की सरकार वो फ्री देगी, ताकि लोगों को राज्यों की सरकारें फ्री में राशन दे सकें।
इसलिए कम नहीं किया। कब तो वो एडिशनल उस समय कोविड के समय में दिया था, वो 5 किलो मिलेगा, लेकिन अब फ्री मिलेगा। अब 2 रुपये भी देने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, मुझे लगता है कि इसमें भी आपको जानकारी का अभाव है। अभी भी जितने उज्ज्वला के कनेक्शन हैं उन सबको 200 रुपये सब्सिडी गैस की सरकार देती है। सुनिए मेरी बात, सुनो पहले, पूरी बात तो सुनो। और गैस की प्राइसेस जो हैं वो मार्केट प्राइसेस सऊदी प्राइसेस से लिंक हो गई। उसके बाद में जिस तरह पेट्रोल डीजल में हुआ है, गैस में भी उसी तरह हुआ। और कंपनियों ने गैस की प्राइसेस जो ग्लोबल मार्केट में बढ़ी, उसके कारण से जो घाटा कंपनियों का हुआ उसको कंपनियों ने एब्जॉर्ब किया। और 22,000 करोड़ रुपए देश की सरकार ने गैस कंपनियों को उसके घाटे को पूर्ति किया। अगर कार्टिक कंपनी, 2 तरह के विषय हो सकते थे। एक तो आपके खाते में 300 रुपये दे करके 1300 रुपये में सिलेंडर देते, आपके सिलेंडर की कीमत बढ़ाए बिना डायरेक्ट कंपनी को 22,000 करोड़ रुपए कंपनियों को पे करके उसकी प्राइसेस को कम कर दी। मुझे लगता है कि विषय को सिर्फ समझने और आर्टिकुलेट करने का फर्क है। ये कांग्रेस की पद्धति है कि आपके इस जेब में से निकालें और दूसरी जेब में रखें। 22,000 करोड़ रुपए का घाटा, अब नेट पे उठा करके चेक करिए, 22,000 करोड़ रुपए का घाटा कंपनियों का, लॉसेज जो है बिकॉज ऑफ द प्राइस इन्फ्लेशन, जो गैस को महंगा नहीं करने के कारण वो सरकार ने भरा। ऐसा नहीं होता, वो आपको देती नहीं भरती थी, वो आपको सब्सिडी देती थी। अरे भैया, सब्सिडी देती थी, चेक करो ना, आंकड़े बिना देखे मत करो। तो सरकार आपके जेब में देती थी और प्राइस बढ़ा देती थी। समझने की कोशिश करो, प्राइस पूरी दुनिया में बढ़ गई ना। पेट्रोल उस समय 30 रुपये लीटर आता था, अब 100 रुपये लीटर आता है। समझने की कोशिश नहीं कर रहे। चलो, और